अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में। और इसमें हम देखेंगे आज डिटेक्टर्स के बारे में कि जो फ्लो चार्ट डायग्राम थी उसमें से जो लास्ट कंपोनेंट है इसका जो हमें बताता है कि ये सैंपल क्या था, उसको क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक अच्छे HPLC डिटेक्टर में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसमें लो नॉइस होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल्स में हमने देखा है। नॉइस क्या होता है कि जो बीच में रैंडम हमारे पास सिग्नल आ रहे होते हैं। हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसकी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत कम अमाउंट में भी सेंस कर सकता हो चीज़ों को। गुड डिटेक्शन लिमिट भी होनी चाहिए उसकी। डिटेक्टर मस्ट रिस्पॉन्ड फास्ट। ठीक है, रिस्पॉन्ड फास्ट का मतलब क्या है कि जब जिस वक्त सिग्नल के लिए वो जो एनालाइट आया है उसी वक्त वो क्या करे, उसका इंफॉर्मेशन या सिग्नल प्रोवाइड करे। ठीक है, रिजल्ट इस वाले जो इससे पहला पॉइंट है डिटेक्टर ये रिस्पॉन्ड फास्ट, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या मतलब बनता है इसका। रिजल्टिंग डाटा मस्ट बी एक्वायर्ड विद सफिशिएंटली फास्ट टाइम रेजोल्यूशन। ये इसी पॉइंट के बारे में बात हो रही है कि जो जो रिजल्टिंग डाटा है ना, जो उसको एक्वायर किया जा रहा है, उसमें से डिटेक्टर में से सिग्नल आगे आ रहे हैं, वो सिग्नल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी स्कैन हो रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्ड हो रहे हो ताकि रेजोल्यूशन अच्छी हो, हमारे पास रीडिंग ज्यादा हो, हम दो पीक्स के दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकते हो अच्छे से। डिटेक्टर सेल वॉल्यूम शुड बी सफिशिएंटली स्मॉल। ठीक है, डिटेक्टर के अंदर खुद जो है ना वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट हो। जब थोड़ी अमाउंट होगी तो उसको डिटेक्ट करना भी आसान होगा, उसको रिकॉर्ड करना भी आसान होगा। ज्योमेट्री भी ऐसी होनी चाहिए कि सेल जो है वो ओवरऑल बैंड डेसिपेशन ना करवाए। कि ये जो बैंड डेसिपेशन इसीलिए होती है ना कि सिग्नल कुछ जल्दी आते हैं कुछ लेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये ना हो कि उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी हो कि कुछ सिग्नल बहुत तेजी से आ जाए, कुछ सैंपल उसमें से तेजी से गुजर जाए और कुछ सैंपल उसमें से स्लो गुजर जाए। उसकी ज्योमेट्री और उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली स्मॉल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन फ्लो रेट। फ्लो रेट में अगर चेंज आए तो ये ना हो कि उसमें सिग्नल के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो और टेम्परेचर चेंज से भी उसको फर्क ना पड़ता हो। नॉन डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए विद लो डेसिपेशन। ठीक है, डिस्पर्शन उसमें क्या होना चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव हो और लो डिस्पर्शन हो। उसका फायदा ये होता है कि ये अदर डिटेक्टर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है सीरियली, यानी कि सीरियल में कि पहले एक डिटेक्टर लगा वो डिटेक्टर नॉन अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो इसी में से सैंपल निकल के दूसरे डिटेक्टर में आ सकता है ताकि इसका रिजल्ट वेरीफाई हो सके। या फिर यूं भी हो सकता है कि एक डिटेक्टर कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कवर कर सकता हो, दूसरा दूसरे कंपोनेंट्स को कर सकता हो, तीसरा कुछ और कंपोनेंट्स को बीच में से एनालाइज कर सकता हो। तो फिर उसके लिए ना यहाँ पे जो डिटेक्टर है उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव अगर होगा तो फायदा ये है कि ये एक डिटेक्टर फिर आगे दूसरे डिटेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा, इसमें से सैंपल निकल के वही सैंपल यहाँ पे एक और बार दोबारा क्या होगा डिटेक्टर में से गुजर सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इसमें से हम कोशिश करेंगे कि हर प्रॉपर्टी उसमें हो, वरना कम से कम कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी हो कि जो इसके साथ मौजूद हो। अच्छा, रिक्वायरमेंट में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होगी रिकॉर्डिंग की। अब यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है फॉर डाटा रिकॉर्डिंग। रूल ऑफ थंब बोलते होते हैं कि ऐसा रूल के जो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमने निकाला वो, यानी कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, उसका थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा कोई वो यानी कि बैकग्राउंड नहीं होता कि वो थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली उसका कोई लॉजिक इतना अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें वो जो रूल है ना वो हम बनाते हैं। और वो रूल ये है कि अगर एक डिटेक्टर फेथफुली रिप्रेजेंट करता है किसी पीक को, ईमानदारी से कर रहा है, तो उसको ना एटलीस्ट 20 डिजिटाइज्ड मेजरमेंट्स करनी चाहिए उस पीक में।
यानी कि एक सिग्नल के अंदर कितनी होनी चाहिए, 20 डिजिटाइज मेजरमेंट होनी चाहिए। 20 बार उसको क्या होनी चाहिए, सिग्नल को डेवलप करना चाहिए, और वहां पे क्या होगा, उसकी वजह से पॉइंट्स मिलेंगे हमें 20। डायग्राम के जरिए मैं इसको बताता हूँ किस तरह होगा, कि अगर ये सिग्नल है, ये हमारे पास पीक आई है, इस पीक में यहां से लेकर और यहां तक 20 बार जो जो हमारे पास डिटेक्टर है ना, उसने सिग्नल दिया हो, ठीक है। इस डिटेक्टर ने क्या किया हो, 20 बार सिग्नल जनरेट किया हो और 20 बार उसको रिकॉर्ड करवाया हो, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे कि ये इसने क्या किया, डाटा को फेथफुली रिप्रेजेंट किया है, इस पीक को फेथफुली रिप्रेजेंट किया है और रिकॉर्ड भी किया है। मिसाल के तौर पे अगर इंटायर पीक 1 सेकंड की हो, ठीक है, अगर इंटायर पीक कितनी है बड़ी, 1 सेकंड की, ये टाइम ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो वो 1 सेकंड के अंदर अंदर ये नजर आई है। तो डिटेक्टर रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए, शुड बी नो ग्रेटर देन 50 मिली सेकेंड्स। 1 सेकंड के अंदर कितने होते हैं, 1000 मिली सेकेंड होते हैं। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो उसमें कितने 50 मिली सेकेंड होंगे, तो हम 1000 को 50 से डिवाइड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि 1000 मिली सेकेंड में कितने होंगे ये, तो कितने मिलेंगे, हमें 20 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कह रहा है वो, कि अगर डिटेक्टर जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम के वो हर 50 मिली सेकेंड के बाद सिग्नल निकालता है और डाटा को अब यानी कि नोट करता है, यानी कि सिग्नल को यहाँ पे यानी कि डाटा का एक पॉइंट देता है और उसको रिकॉर्ड करता है, तो वो क्या होना चाहिए, 50 मिली सेकेंड से ज्यादा टाइम ना लगता हो, ठीक है। उसका टाइम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 मिली सेकेंड। 50 मिली सेकेंड के बाद फिर रीडिंग नोट करे, फिर 50 मिली सेकेंड के बाद फिर रीडिंग नोट करे, ठीक है। इससे कम हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे हर वो 10 मिली सेकेंड के बाद रीडिंग नोट करे, तो फिर बहुत सारी रीडिंग आ रही होंगी हमारे पास, और ये कितना है अपना, मैंने कहा कि 50 मिली सेकेंड से कम ना हो, मतलब कि वही वाली बात होगी कि 20 रीडिंग लेनी पड़ेगी। एक अच्छे सिग्नल के लिए, एक अच्छी पीक के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम उसमें क्या हो, 20 रीडिंग्स आए। और वो 20 रीडिंग कैसे हो सकती है, अगर 1 सेकंड का टोटल टाइम हमने नोट करना है, तो उस 1 सेकंड के अंदर कितनी बार रीडिंग ली जाए, 20 बार। 1 सेकंड में 20 बार रीडिंग किस तरह ली जाती है, हर 50 मिली सेकंड के बाद अगर रीडिंग ली जाए ना, तो 20 रीडिंग बनती है, ठीक है। एक 50 मिली सेकंड के बाद रीडिंग लें, फिर एक दोबारा 50 मिली सेकंड गुजरे, फिर रीडिंग लें, तो ऐसे करते करते कितने होंगे, 20 रीडिंग जब होंगी ना, तो 1 सेकंड कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि डिटेक्टर को इतना ज्यादा फास्ट होना चाहिए कि वो एक अच्छे सिग्नल को जनरेट करने के लिए 20 बार रीडिंग कम से कम ले, ठीक है। इस जो टाइम है जिसको हमने बोला कि रिस्पॉन्स टाइम, इसको हम ई फोल्डिंग टाइम भी बोलते होते हैं। ये मैथ की टर्म है पढ़ी, ये स्टैटिस्टिक की टर्म है पढ़ी, उसमें हम कहते हैं कि भाई ई फोल्ड वो होता है कि जब वो जो प्रॉपर्टी है वो अपना नेक्स्ट रीडिंग प्रोवाइड करे या इंक्रीज हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अपना डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स की टाइप्स हैं बड़ी। सबसे पहला डिटेक्टर है अपना यूवी विजिबल डिटेक्टर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते होते हैं। तो यहाँ पे एक बता रहे हैं हम कौन सा यूवी विजिबल क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल डिटेक्टर होगा। हमेशा ये क्या यूज करते होते हैं, जनरली फ्लो सेल यूज करते होते हैं। और सोल्यूट जो होते हैं वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनके लैम्डा मैक्स हम चेक करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, ट्रांसमिटर्स चेक करेंगे, और उससे क्या करेंगे, डाटा प्लॉट हो जाएगा। ये डायग्राम कुछ मेंशन की हुई है कि यहाँ से जो कॉलम में से सारा एलिवेट निकल रहा है, कंपोनेंट सेपरेट होकर निकल रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को हम कहाँ से गुजारेंगे, इसमें से गुजारेंगे सिग्नल देखने के लिए। इस पाइप में से जब वो गुजर रहे होंगे तो इधर से वो लाइट सोर्स आ रहा है और इधर से इसमें से लाइट गुजर रही है, आगे कहाँ पे टकरा रही है, किसी डिटेक्टर के ऊपर जो कि लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। वो असल में लाइट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसको चेक कर रहा है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसकी एब्जॉर्बेंस को चेक कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा है वो फिर यहाँ पे आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये किस्म का नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप है, इसको आगे हम किसी और के साथ भी लगा सकते हैं।
सिंपल सिस्टम जो होंगे एम्प्लॉय करेंगे इंटेंस टू 54 नैनोमीटर इमिशन को मर्करी लैंप से, कि यहाँ पे जो लाइट सोर्सेस की टाइप्स बताएंगे कौन कौन से हो सकते हैं। मर्करी लैंप मोस्ट कॉमनली यूज होता है और उसका वेवलेंथ बताया हुआ है कि ये अल्ट्रावायलेट रेंज का बता दिया मैंने। मोर वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसमें ड्यूटेरियम लैंप हो सकता है, जीनॉन, टंगस्टन, ये यूज हो सकते हैं, या फिर टंगस्टन लैंप वो जो नॉर्मल होता है, जो हम पीला बल्ब यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ क्या लगाया हुआ उसके मोनोक्रोमेटर लगाया वो, कि वो जो कलर का जो रेंज है उसको क्या करे, वो 7 कलर्स की रेंज ना हो बल्कि क्या करे उसमें से कोई एक को आगे भेज रहा हो, तो तब भी हम यूज कर सकते हैं। They use a photodiode array to record the spectrum of each solute. फोटोडायोड अरे का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे डिटेक्टर है ना वो असल में तो ये वाला डिटेक्टर कंप्लीट है पड़ा फुल डायग्राम, लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर है उसको बोलेंगे फोटोडायोड के। वो डायोड होगा जिसपे लाइट पड़ेगी अल्ट्रावायलेट, हम ये चेक करेंगे उस लाइट की इंटेंसिटी में कितना फर्क आया है। ठीक है, नॉइस लेवल जो है वो क्या होता है 1% होता है, तो ये भी उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टेड गुड होते हैं फॉर ग्रेडियंट इल्यूजन विद नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट्स, के ग्रेडियंट इल्यूजन के साथ ये बड़ा अच्छा काम कर सकता है, लेकिन वो उसकी शर्त होनी चाहिए कि जो सॉल्वेंट है ये ना हो कि पहला सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो एब्जॉर्प्शन ना करता हो, दूसरा सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो यूवी एब्जॉर्प्शन कर जाता हो, तब फिर सिग्नल में क्या आ जाएगा, नॉइस भी आ जाएगा और जो सिग्नल्स हैं वो खराब आएंगे। लेकिन अगर नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट है तो हम ग्रेडियंट इल्यूजन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेक्टर है हमारे पास फ्लोरिसेंस डिटेक्टर। ये फ्लोरिसेंस भी क्या होगा, स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप होगी कि इसमें फ्लोरिसेंस हो रही होगी, हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस को एक्साइट करते होते हैं और फिर एक्साइटेड वो जो उसमें से हम फ्लोरिसेंस होती है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखते हैं। तो एक्साइट करेंगे एलुएट को विद अ लेजर और उसके बाद उसकी क्या करेंगे, फ्लोरिसेंस को मेयर करेंगे। डिटेक्टर्स वेरी सेंसिटिव होते हैं बट रिस्पॉन्स ओनली टू द फ्यू एनालाइट्स दैट फ्लोरिसेंस, कि वन के ऐसे डिटेक्टर यानी कि केमिकल्स को चेक करने के लिए जिनमें फ्लोरिसेंस भी होती हो, हर सब्सटेंस में तो फ्लोरिसेंस नहीं होती, तो इसलिए ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि ये सेंसिटिव तो होगा लेकिन फिर ये काम फिर कुछ केमिकल्स के साथ करेगा, सबके साथ नहीं कर सकता। टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंट ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं कि सॉल्वेंट जो हमारे पास सैंपल होगा ना उसको डेरिवेटाइज कर लिया जाएगा, उसके साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगा दिए जाएंगे जिससे उसमें क्या हो, फ्लोरिसेंस होने लग जाए। मिसाल के तौर पे ईडीटीए का हम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, वो क्या करता है, हार्मोन्स एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इन तीनों का अगर मिक्सचर हो और हमने सेपरेट करके चेक करना हो इनमें कितनी कितनी अमाउंट है किसी जगह पे ब्लड सैंपल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसमें ये ईडीटीए को मिक्स कर देंगे। अब ये जो एपिनेफ्रिन है या नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन है ये फ्लोरिसेंस नहीं करते, लेकिन जब ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे फिर वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फ्लोरिसेंस क्रिएट करेगा। तो ये लिखा हुआ है कि ये एक्साइट किए जा सकते हैं फिर वो कॉम्प्लेक्सेस 300 नैनोमीटर के ऊपर, और फिर वो 500 से 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ की क्या करेंगे, फ्लोरिसेंस क्रिएट करेंगे। हमें फिर पता चल जाएगा कि वो कौन सा वाला केमिकल है पड़ा। ठीक है, हम उसकी एब्जॉर्प्शन या फ्लोरिसेंस को नोट कर लेंगे वहां पे। डिटेक्शन लिमिट जो होती है इसकी कितनी होती है, 10 से लेके 100 nm तक हो सकती है अगर हम यही टीबी फ्लोरेसेंस यूज करें। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर क्या होता है, ये नेक्स्ट डिटेक्टर की टाइप है पड़ी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल सकते होते हैं, लेकिन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, रेफ्रैक्टोमीटर की तरह काम करेगा। इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स होगा और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, सैंपल और रेफरेंस। यहाँ से रेफरेंस ये वाला जो जो त्रिकोण नजर आ रही है हमें, ट्रायंगल, ये क्या है बड़ी रेफरेंस के लिए है, और ये वाली जो है ये किसके लिए, सैंपल के लिए। लाइट गुजरती है और हमें पता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है या रेफ्रैक्शन है वो लाइट की बेंडिंग के साथ काम करती है। तो इसमें क्या होगा, रेफरेंस की लाइन सीधी जा रही होगी और जो दूसरे वाला है उसकी लाइन क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी। आगे वही फोटो डायोड लगा हुआ है, वो चेक कर लेगा लाइट किस जगह पे स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि ये लाइट नजर नहीं आ रही होती ना, मोस्ट केसेस में विजिबल लाइट होगी, तो उसकी बीम को भी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं आगे,
फोटो डायोड लगा देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो होता है रिस्पॉन्ड करता है ऑलमोस्ट एवरी सोल्यूट, कि ये सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, बट इट्स डिटेक्शन लिमिट जो है इज अबाउट 1000 टाइम पुअर देन दैट ऑफ यूवी डिटेक्टर। तो सबसे अच्छा डिटेक्टर हम इस वक्त अगर देखा जाए डिस्कशन में, तो ये क्या कौन से वाला यूवी डिटेक्टर सबसे बेस्ट काम कर रहा है। लेकिन इसका ये फायदा है कि ये सबके ऊपर काम तो कर सकते हैं ना, कम से कम डिटेक्शन शो कर सकता है, लेकिन फिर भी इसकी जो लिमिट है वो इतनी अच्छी नहीं है। सोल्यूट विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंटर किए जाएं, द बीम इज डिफ्लेक्टेड टू द डिफरेंट पिक्सल। वो नजर आ रहा है हमें कि जब सोल्यूट इसमें गुजार रहे हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क हो, तो पहला सोल्यूट गुजरा होगा तो वो लाइट यहाँ पे टकरा रही होगी, दूसरे सोल्यूट गुजरा होगा तो लाइट किसी और जगह पे टकराएगी, जिससे पता चल जाएगा कि दो डिफरेंट सोल्यूट हैं बड़े, और फिर हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नोट कर लेंगे तो ये कौन सा सोल्यूट था। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो है आर यूजलेस इन ग्रेडियंट इल्यूजन। ग्रेडियंट इल्यूजन में ये काम नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मैच एग्जैक्टली द सैंपल एंड रेफरेंस व्हाइल द सॉल्वेंट कंपोजिशन इज चेंजिंग। मिसाल के तौर पे इसको देखते हैं, वो जो सैंपल और वो रेफरेंस रखा हुआ था ना, उसको मैं फ्रंट से दिखा रहा हूं। लाइट आ रही थी, ये हमने रेफरेंस रखा हुआ है, तो रेफरेंस की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी यहां से होती हुई गुजरी है, कि हम ऐसा यूज करेंगे कि जो इसको सीधे एंगल पे लेके जाए। अब अगर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट एज ए रेफरेंस रखा हुआ है ना, क्योंकि यहां भी सॉल्वेंट गुजर है, यहां भी सॉल्वेंट गुजर रहा है, तो जब एक सॉल्वेंट सिस्टम बदलेगा तो रेफरेंस भी बदल जाएगा। जब रेफरेंस बदलेगा तो क्या होगा, ये वाली जो लाइन है वो पहले सीधी गुजर रही थी, तो अब क्या होगा, वो थोड़ी सी इस एंगल पे हो जाएगी। तो रेफरेंस वाली लाइन भी क्या हो रही होगी, अपना एंगल बदल रही होगी, और सैंपल वाली लाइन भी अपना एंगल बदल रही होगी। जब दोनों के एंगल बदल रहे हैं तो फिर डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है डिटेक्टर यूजलेस हो जाता है, कि अगर हम सिंगल यूज करें ना, यानी कि आइसोक्रेटिक, आइसोक्रेटिक में ना जो रेफरेंस वाला बीम है ना, रेफरेंस बीम बिल्कुल सीधी ही रहेगी, और जो सैंपल वाली बीम है वो क्या होगी, वो टेढ़ी हो रही होगी। वो बीम डिपेंड करेगी कौन से वाला कंपोनेंट गुजर रहा है, हर कंपोनेंट की वो बीम के एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन जब ग्रेडियंट इल्यूजन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस भी बदलता जा रहा होगा। जब रेफरेंस बदलता जा रहा होगा तो एक तो बीम जो सैंपल की है वो अपना एंगल बदल रही होगी, और दूसरी बीम जो रेफरेंस की है वो भी बदल रही होगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये यूजलेस है। फिर भी अगर इस पॉइंट में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जब डिस्कशन सेशन होगा तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो जब टेम्परेचर चेंज हुआ अगर, तो फिर ये भी क्या होगा, प्रॉब्लम काज करेगा, और प्रेशर से भी फर्क पड़ सकता होता है। Because of their low sensitivity, refractive index detector are not useful for the trace analysis. Sensitivity कम होती है तो trace चीजों को वो चेक भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डिटेक्टर हमारे पास evaporative light scattering detector। डायग्राम यहाँ पे मैंने मेंशन किया कुछ, यहां से हमारे पास क्या आ रहा होगा, सैंपल इधर से गुजरेगा, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या करता होता है, आपको शायद देखा वो, ये जो आजकल कोरोना वायरस भी है आपने देखा होगा, उसमें ना भाप लेने के लिए एक डिवाइस होती है, वो मास्क की तरह का होता है। उसमें ना जो जैसे कि विक्स हो गई या इस तरह के कोई भी केमिकल्स हो गए जो यानी कि सांस को आसानी से क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो नेबुलाइजर क्या करता होता है, उसमें ना स्प्रे बना के गैस की फॉर्म में हमें मास्क के अंदर प्रोवाइड करता है, और हम उससे सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है, भाप हम इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी वही काम करेगा। नेबुलाइजर क्या करेगा, इसको स्प्रे बनाएगा, जो सैंपल आ रहा है सॉल्वेंट के अंदर हल होके आ रहा है, उसको क्या करेगा, स्प्रे बनाएगा। तो ये लिखा हुआ है, इल्यूएट एंटर्स द डिटेक्टर एट द टॉप इन द नेबुलाइजर। एलिवेट मिक्स किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ, और फोर्स किया जाता है स्मॉल बोर नीडल से आगे ड्रॉपलेट की शक्ल में।
नाइट्रोजन का काम क्या होगा, वो एक इनर्ट गैस की तरह काम करेगी, और जब स्प्रे किया जाएगा तो स्प्रे के अंदर दो चीजें होती हैं। स्प्रे में क्या होता है, ये जो आपने देखा होगा पेंट स्प्रे जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक एयर होती है, हाई प्रेशर से गुजर रही होती है, और आगे लिक्विड उसके साथ लग रहा होता है। वो लिक्विड को फिर क्या करती है, स्प्रे बना के उड़ा रही होती है। तो यूं होगा, इसमें लिक्विड पड़ा होगा, और वो पीछे से प्रेशर से क्या आ रही होगी, नाइट्रोजन। तो वो जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, एक जेट से निकलते हुए वो स्प्रे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वो जो स्प्रे निकलेगा ना, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, और जो कहाँ से गुजरे होंगे, ड्रिफ्ट ट्यूब से गुजरे होंगे, ये वाली ट्यूब में से जो बाहर इसके बनी हुई है, वो गर्म ट्यूब होगी। इस गर्म ट्यूब की वजह से वो जो सॉल्वेंट है ना, वो क्या होगा, अवेपोरेट हो जाएगा। अवेपोरेट होने से क्या होगा, वो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, उनमें जो सोल्यूट था, वो क्या होगा, वो तो सॉलिड था ना पहले, अब वो सॉलिड टुकड़े की शक्ल में नीचे गिर रहा होगा, लेकिन वो बहुत बारीक टुकड़े होंगे, एक किस्म की मिस्ट बन जाएगी, धुंध सी बन जाएगी। फिर वो टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरेंगे, और कहाँ पे आएंगे, ये इस वाले एरिया में, जहां पे क्या होगा, लाइट एक बीम आ रही है लाइट सोर्स की, और वो फोटो डायोड पे आ रही है डिटेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जब गुजरेगी तो लाइट को वो स्कैटर करेगी, और वो जो स्कैटरिंग है बड़ी, उससे हम क्या अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन से वाले यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। एवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर जो होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है रिलेटेड टू द मास ऑफ एनालाइट, कि वो जो एनालाइट के टुकड़ा है वो कितना बड़ा है। छोटे छोटे टुकड़े हैं बड़े तो डिस्पर्शन नहीं कर सकेंगे, बड़े बड़े टुकड़े हैं तो डिस्पर्शन करेंगे, इवन ब्लॉक कर देंगे लाइट को। तो ये स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड नहीं करती, मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड नहीं करती, ये बता दिया कि कितना ज्यादा कंपोनेंट आ रहा है। ज्यादा कंपोनेंट होगा तो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, थोड़ा कंपोनेंट होंगे तो थोड़े थोड़े टुकड़े होंगे। एवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर जो होता है कंपैटिबल होता है ग्रेडियंट इल्यूजन के साथ, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट को तो काम ही नहीं है, सॉल्वेंट तो एवेपोरेट हो जाएगा। नीचे सिर्फ क्या आ रहा होगा, जहां डिटेक्शन हो रही है वहां पे सिर्फ सोल्यूट आ रहा है, तो इसलिए ग्रेडियंट इल्यूजन के साथ भी यूज कर सकते हैं। इफ यू यूज ए बफर in the eluent, it must be volatile or else it will be evaporate down to the solid particles। कि ये भी मसला हो सकता है कि अगर हम कोई बफर यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा सैंपल यूज बीच में यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, कि जो उसके साथ मिक्स किया हुआ है किसके साथ, मोबाइल ये जो सोल्यूट के साथ, तो वो भी वोलेटाइल होना चाहिए, वो भी एवेपोरेट होके उड़ जाए, वरना वो भी नीचे स्कैटरिंग में आ जाएगा और क्या करेगा, सिग्नल को खराब करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर की हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में। यहाँ पे इसका हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं एनालाइट्स के साथ जिनको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर फिनोल्स, एरोमेटिक अमाइंस, परऑक्साइड्स, मारकेप्टन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कॉन्जुगेटेड नाइट्राइल्स, एरोमेटिक हैलोजेंस, ये सारे कंपाउंड्स जो लिखे हुए हैं, इन सब को क्या कर सकते हो, जिनको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडाइज होने पे या रिड्यूस होने पे। फॉर ऑक्सीडाइजेबल सोल्यूट्स, कॉपर या ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड जो होते हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। और रिड्यूसेबल सोल्यूट्स के लिए जो होता है ए ड्रॉप ऑफ मर्करी, यानी कि मर्करी ड्रॉप वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, उसको यूज किया जाता है एज ए वर्किंग। मेटल आइंस वहां पे हो सकते हैं कुछ अमाउंट में, कि जो सैंपल हम अगर वो लिविंग थिंग में से लिए हैं सैंपल, तो उसमें मेटल्स भी हो सकते हैं। अगर हमने हार्मोन्स डिटेक्ट करने हैं या इस तरह की कोई भी चीज है, तो उसमें से मेटल निकालने के लिए वहां पे क्या कर देते हैं, ईडीटीए डाल देते हैं। ईडीटीए मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो फिर करंट यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होगी मेटल। डिटेक्टर सेंसिटिव होता है फ्लो रेट के साथ और टेम्परेचर चेंज के साथ, क्योंकि ये दोनों फ्लो रेट और टेम्परेचर चेंज क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। पल्स्ड इलेक्ट्रो एंड केमिकल मेजरमेंट्स, वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रो करंट है और वोल्टेज है वो पल्स की फॉर्म में आ रही होगी, और उसमें हम इलेक्ट्रोड कौन से यूज करते हैं, गोल्ड या प्लैटिनम के। जब ये दो यूज करें तो इवन उन कंपाउंड्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की
एबिलिटी नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इस तरह की और उसके अंदर फोर्स जनरेट हो सकती है, लंडन फोर्स टाइप। तो इस हिसाब से ना हम अगर पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल में वो यूज करें ना डिटेक्टर, तो वो इवन अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और सल्फरस कंपाउंड को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा डिटेक्टर में। अगर इस डिटेक्टर्स के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या डिस्कशन सेशन जब होगा तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अब आपने लेजेंड कॉलेज के पेज को सब्सक्राइब करना है और साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट आपको जब लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।